हम लोग फिजिक्स में 9th क्लास के लिए एक टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम था यूनिट एंड मेजरमेंट या यूनिट एंड डायमेंशन। इसी फिजिक्स के ही क्रम में हम एक ऐसा कॉमन टॉपिक उठा रहे हैं जो 12th के लिए और क्लास 10th के लिए दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे। खासकर 12th के विद्यार्थियों के लिए ये जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। 12th और 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जिससे आज हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हमारे दैनिक जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही यूज है। आज गर्मी का सीजन है, गर्मी हो रही है, बिजली है, हमने पंखा चालू कर दिया, आराम से हवा में बैठे हैं, कूलर हमने लगा दिया, बैठे हैं। किसके वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। मोबाइल चार्ज करना है, आसानी से हो रहा है। बल्ब जला रहे हैं, वो भी आसानी से हो रहा है। तो इन सब चीजों के पीछे जो है योगदान वो इलेक्ट्रिसिटी का है। और इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ते हैं विशेषता, वो चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, आवेश के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको दो कैटेगरीज में पढ़ा जाता है। एक जो कैटेगरी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट मतलब हिंदी है वैद्युत स्थैतिकी। और जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। अब एक चीज समझना है कि जब इलेक्ट्रिसिटी एक ही है तो इसको दो भाग में क्यों पढ़ते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का वैसा पार्ट है, वैसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग जब चार्ज जो है वह रेस्ट में होता है उस टर्म का अध्ययन करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट का जो अध्ययन करते हैं वह इलेक्ट्रोस्टेट के अंतर्गत करते हैं। और जब व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट it is studied in electrostate, but when charge is in motion it is studied in current electricity। बात समझ में आ गई हो कि जब आवेश विराम में होता है, इसके अंतर्गत जो होता है वो आवेश विराम में होता है, और इसके अंतर्गत जो होता है वह आवेश गति में होता है। तो आवेश जब विराम में होता है तो उसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टेट के अंतर्गत करते हैं, और जब आवेश जो होता है गति में होता है तो उसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। अब एक चीज देखिए, जब व्हेन charge is in rest then only electric field is produced। कहने का मतलब है कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र प्रोड्यूस होता है। when charge is in motion then electric field and magnetic field both are produced। जब चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होता है, और जब चार्ज रेस्ट में होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस होता है। तो ये आप समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टेट और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है? तो सबसे पहले ये समझिए कि चार्ज जो होता है वो प्रोड्यूस कैसे होता है। चार्ज जो है, हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। तो व्हेन टू पार्टिकल्स इज रब्ड, जब दो पार्टिकल्स को रब किया जाता है तो हमें पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है वह आवेशहीन होता है, तो आवेश की कोई बात ही नहीं होगी। अब बचता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियर में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में घूमता है। तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसको बाहर निकालना आसान है।
जो घर में बैठा हुआ है उसको बाहर निकालना मुश्किल है, जो दरवाजे पर खड़ा है उसको बाहर करना आसान है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, क्या होता है कि जब दो पार्टिकल्स को रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हो जाते हैं। इस ड्यू टू ट्रांसफर चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, जब दो पार्टिकल्स हैं और अब जिस पार्टिकल्स में, ये दो पार्टिकल्स है प्रोटॉन, ऐसे जब ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। बट जब चार्ज प्रोड्यूस होगा तो होगा क्या कि एक पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पार्टिकल्स में चला जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा, यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन इस पार्टिकल्स में जा रहा है, A to B इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ जाएगी, इसमें डेफिशिएंसी हो जाएगी और ये इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस वाले पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाएगा तो इसमें निगेटिव की उत्पत्ति हो जाएगी। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया कि जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है वो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चार्ज है क्या एक्चुअली, तो चार्ज एक प्रकार का फोर्स है। चार्ज जो एक प्रकार का फोर्स है, चार्ज एक प्रकार का गुण है जो दो वस्तुओं में अट्रैक्शन या रिपल्सन का वजह बनता है, जिसके कारण दो पार्टिकल्स में अट्रैक्शन या रिपल्सन होते हैं। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन कब होगा, तो सेम चार्ज में जो होगा वो रिपल्सन होगा। रिपल्सन मतलब विकर्षण, और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। बात समझ में आ गई होगी। सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये चार्ज का एक प्रॉपर्टीज है। चार्ज का एक और प्रॉपर्टीज होता है जिसको हम लोग क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। व्हाट इज क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, किसी भी पार्टिकल्स पे जो चार्ज होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, एन जो है 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। इसी फॉर्मूला से हम लोग ये चीज निकाल पाते हैं कि एक कूलम आवेश, कूलम क्या है, तो कूलम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश के बारे में अध्ययन किया, इसलिए उनके सम्मान में चार्ज का जो हमने मात्रक दिया उसको कूलम बोला। तो एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जाए, n इज इक्वल टू वाट, इलेक्ट्रॉन कितना में, q इज इक्वल टू 1 कूलम में, आवेश को q से सूचित किया जाता है। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई e, 1 बाई इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 into 10 to the power 18 आ जाएगा। ये एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ये चाहे 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो या कोई एग्जाम में, उसमें पूछा जाता है कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 into 10 to the power 18। अब इसके अंतर्गत हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं या रूल पढ़ने वाले हैं जिसको कूलम्स लॉ कहते हैं। इसको हम लोग कूलम्स लॉ बोलते हैं। व्हाट इज कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ, दो आवेश, टू चार्ज जब रेस्ट में होते हैं, व्हेन टू चार्ज इज इन रेस्ट, तो इनके बीच एक फोर्स लगता है, इनके बीच जो एक होता है फोर्स लगता है। ये जो फोर्स होता है वह आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अर्थ हुआ कि यदि ये आवेश को हमने बढ़ाया तो फोर्स भी बढ़ेगा और आवेश को यदि घटाया तो फोर्स भी घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का अर्थ क्या होगा कि डिस्टेंस यदि बढ़ाएंगे तो फोर्स घट जाएगा और डिस्टेंस यदि कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा।
तो कूलम ने एक अपना नियम दिया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो आता है Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। एक चीज हमेशा याद रखना है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट राशि आती है। तो यहाँ पे हमने K लिया और K इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब K को जो हम लोग लिखते हैं वो 1/4 पाई इप्सिलॉन लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा, इप्सिलॉन क्या है तो परमिटिविटी है, परमिटिविटी है। इप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी है। तो इप्सिलॉन इज इक्वल टू जो होता है इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर। इप्सिलॉन नॉट मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। ये एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन नॉट तो हर एक जगह होगा, एप्सिलॉन आर क्या है? तो जिस मीडियम में हम लोग आवेश को रखते हैं उसका ये वैल्यू बताता है। जब हमने मीडियम को एयर में रखा, फॉर एयर एप्सिलॉन आर जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। बाकी चर में हम लोग सॉल्व करते हैं तो F इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। और 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। हमने आपको बोला था पिछले क्लास में कि इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन और यूनिट निकालने के लिए। क्लियर? ये हो गया आपका क्या? कूलम्ब्स लॉ।